दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछले महीने ही रिलीज हुई एक जबरदस्त तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसकी स्टोरी का मेन प्लॉट आपके होश उड़ाकर रख देगा। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। अब मैं बिना कोई स्पॉइलर दिए इस मूवी को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई लोग हमारी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें मलेशिया देश के एक शहर को दिखाया जाता है, जहां एक आदमी देर रात एक जंगल जैसे इलाके से अपनी बाइक लेकर गुजर रहा होता है और तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी बाइक चलते चलते बंद पड़ जाती है। इसके बाद वो आदमी जब अपनी बाइक को चेक करने लगता है तो एकदम से उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि कोई उसके आसपास हो। अब वो अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। फिर जब वो वापस से अपनी बाइक को देखता है तो इस बार उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर अब वो थोड़ा सहम जाता है और अपने हाथ में चाकू और टॉर्च लेकर उस तरफ जाने लगता है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। अब इसी बीच कुछ सूखे पत्ते उसके मुंह पर आकर गिरने लगते हैं और जब वो गौर करता है तो उन पत्तों पर खून से लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब ये देखकर उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इधर उधर देखकर वापस से चिल्लाने लगता है कि कौन है यहाँ पर जो मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है, फौरन बाहर आ जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके ऐसा कहते ही कोई डेडली स्पिरिट उसके सामने आकर उसे जान से मार देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दूसरे सीन में हमें सिंदिल और गौरी नाम के एक कपल को दिखाया जाता है, जिनकी हाल ही में लव मैरिज हुई थी और दोनों की जॉब मलेशिया में होने की वजह से वो दोनों यहीं पर रहते हैं। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सिंदिल के घर के आसपास काले रंग की एक बिल्ली भी रहती थी, जो अक्सर घर के अंदर आया जाया करती थी, जबकि गौरी उस काली बिल्ली की हरकतों को देखकर अजीब सा महसूस करती थी, जैसे कि वो बिल्ली उससे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद दूसरे सीन में हमें गौरी का भाई शिवा दिखाया जाता है, जो अपनी दीदी यानी गौरी के घर में ही रहता था। असल में शिवा मलेशिया के एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में एज ए शेफ काम करता था, इसलिए दूसरी जगह रेंट पर रहने से अच्छा है उसने गौरी और सिंदिल के साथ ही रहना ठीक समझा ताकि खर्चा कम हो। अब एक दिन हम देखते हैं कि जब शिवा अपने रेस्टोरेंट से वापस घर आ रहा होता है, तभी उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला उसका एक कलीग उसे एक बुक देकर कहता है कि इस बुक को जरूर पढ़ना, ये बहुत काम की चीज है। अब शिवा एक सेकंड के लिए उस आदमी को देखता है, क्योंकि उस आदमी ने एक शेफ के कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन आज तक शिवा ने उसे अपने रेस्टोरेंट में नहीं देखा था। ऊपर से शिवा को बुक्स पढ़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन चाहते हुए भी वो उससे मना नहीं कर पाता और उस अजीब सी किताब को पढ़ने के लिए ले लेता है। फिर घर आकर जब शिवा फ्रेश हो जाता है तो उसकी नजर उसी किताब पर पड़ती है। अब वो नोटिस करता है कि उस बुक का कवर काफी हॉरर टाइप का था, जबकि उसे लगा था कि ये कोई डिश बनाने की रेसिपी बुक होगी, इसलिए फिलहाल वो उस बुक को एक तरफ रख देता है और लेट नाइट होने की वजह से सो जाता है। लेकिन अगले ही दिन उस घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे वो किताब अपने साथ किसी मनहूसियत को लेकर वहाँ आई हो। हम देखते हैं कि उन तीनों को बार बार अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि अगले ही पल एकदम से गायब हो जाती हैं। अब इसके अलावा इनकी जो पालतू बिल्ली थी वो भी इधर उधर भागकर सामान को बार बार एक ही पैटर्न में गिराने लगती है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। खैर, अब अगले दिन जब सिंदिल अपने ऑफिस के लिए जाता है तो इस बीच बाथरूम का दरवाजा अपने आप बार बार ओपन और क्लोज होने लगता है, जबकि वो इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन इसी बीच सिंदिल को ऐसा भी लगता है जैसे कोई स्पिरिट उसको फॉलो कर रही हो, जिससे अब उसकी घबराहट भी शुरू हो जाती है। और उसी रात जब शिवा अपने कमरे में होता है तो वो नोटिस करता है कि वो किताब बार बार नीचे गिरती रहती है, जो कि उसके लिए बहुत ही अजीब बात थी। इसलिए आखिर में शिवा उस किताब को लेकर पढ़ने लगता है और सोचता है कि कुछ नहीं तो टाइम पास ही हो जाएगा। अब इस किताब में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिन्हें देखकर उसे लगता है कि ये कोई कहानी की किताब होगी, इसलिए अब वो पहली कहानी पढ़ना शुरू करता है, जिसमें एक ऐसे आदमी की कहानी लिखी थी जो जंगल से गुजर रहा था, लेकिन उसकी बाइक खराब हो गई और फिर थोड़ी देर के बाद उस पर एक स्पिरिट ने हमला कर दिया। अब शिवा को तो नहीं पता था कि ये कहानी किस बारे में है, लेकिन हम ये देखकर समझ जाते हैं कि ये कहानी असल में उसी आदमी की है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। खैर, अब इसके बाद बारी आती है दूसरे चैप्टर की, जिसमें एक ऐसे कपल के बारे में लिखा होता है जो कि जॉब की वजह से शादी के बाद मलेशिया देश में रह रहा था। यानी एक तरह से ये कहानी गौरी और सिंदिल के बारे में थी, जिसमें लिखा था कि जब गौरी अपने किचन में काम करती है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और दूसरी तरफ जब सिंदिल अपने ऑफिस में होता है तो उसे कोई बुरी आत्मा फॉलो कर रही होती है। अब ये पढ़कर शिवा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस किताब में वो सब कैसे लिखा हो सकता है जो कि अभी दीदी और जीजू के साथ हो रहा है।
इस तरह अब वो थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में तीसरे चैप्टर के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। लेकिन जब वो तीसरे चैप्टर पर आता है तो उससे पहले उसे एक वार्निंग पेज मिलता है जिस पर लिखा था कि आगे की कहानी मत पढ़ो, क्योंकि उसके बाद कुछ भी तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा और तुम्हारी जान को भी खतरा बढ़ सकता है। पर इसके बावजूद शिवा उस किताब के तीसरे चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करता है। लेकिन जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है वैसे ही अचानक उसका बेड अपने आप हिलने लगता है और साथ ही कबर्ड का सारा सामान निकलकर उसके ऊपर गिरने लगता है। ये देखकर अब शिवा पल भर में समझ जाता है कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि उसके आसपास कोई स्पिरिट मौजूद है। इसलिए अब वो डर के मारे एक कोने में छुपा रहता है, क्योंकि वो इतना सहम जाता है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। अब एट द सेम टाइम दूसरे कमरे में सिंदिल और गौरी भी सो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके साथ भी फिर से अजीब चीजें होने लगती हैं, जबकि उन चीजों से उनकी नींद पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक कोई चीज गौरी के मुंह पर टेप लगा देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो काफी डर जाती है। इस बीच जब सिंदिल गौरी को बचाने की कोशिश करता है तो इतने में उनके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरने लगता है, जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज इन तीनों को कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ती है और रात को तो ये लोग सोते ही नहीं, बस चादर ओढ़कर डर के मारे लेटे रहते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक तांत्रिक को दिखाया जाता है जिसने अपना सोशल मीडिया चैनल से लेकर सर्विस बुक भी बना रखा था। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि भाई मूवी में ये क्या दिखा दिया, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर जाकर सर्च किया तो मुझे पता चला कि मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में ऐसे ही तांत्रिक रहते हैं जो लोगों को कॉल पर सर्विस देते हैं। खैर, तो वो तांत्रिक शहर में जगह जगह अपने पैम्पलेट्स चिपका रहा होता है और इसी बीच वो पैम्पलेट सिंदिल के हाथों लग जाता है। इसके बाद वो इंटरनेट पर जाकर उस तांत्रिक की रेटिंग और सक्सेस रेट को देखता है और जब उसे पता चलता है कि उसने कई भूतों को भगाया है और यहाँ तक कि कैद भी करके रखा है, तो गौरी के साथ मिलकर वो फौरन उसे अपने घर पर बुलाने का डिसीजन लेता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो तांत्रिक अपने अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है, इसलिए वो फौरन अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लाइव स्ट्रीमिंग में ही उस तांत्रिक के साथ शेयर कर देता है। फिर प्रॉब्लम को सुनकर उस तांत्रिक को पता चल जाता है कि ये कोई आम स्पिरिट नहीं है, इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर के लिए निकल रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तांत्रिक अपनी लेडी असिस्टेंट को लेकर फौरन सिंदिल और गौरी के घर पहुंच जाता है और फालतू बातें ना करते हुए उनसे सिर्फ इतना कहता है कि आप लोग थोड़ी देर बाहर रुको, मुझे सबसे पहले आपके घर को चेक करना है। तो इस तरह से वो तांत्रिक और उसके असिस्टेंट उस घर का अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं, जहां उन्हें किसी किसी जगह पर नेगेटिव वाइब्स आने लगती है। अब इसी बीच उन्हें घर में एक काली बिल्ली नजर आती है, जिसे देखकर वो तांत्रिक थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा रिचुअल करके पहले वो उस बिल्ली को अपने काबू में करता है और फिर उसे चेयर पर बैठने को कहता है। उसका ऑर्डर सुनते ही वो बिल्ली फौरन चेयर पर जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर घर के लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये बिल्ली तांत्रिक की बातों को कैसे समझ पा रही है। खैर, अब वो तांत्रिक उस बिल्ली से पूछता है, आखिर तुम क्यों इन लोगों को तंग कर रही हो, तुम्हारा इनसे क्या लेना देना है? तो वो बिल्ली उससे कहती है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ इसीलिए यहाँ आई थी क्योंकि ये लोग बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाता है। लेकिन ये सुनकर तांत्रिक कहता है, नहीं, ये पूरी बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो, इसलिए पूरी बात बताओ। तो इस पर वो बिल्ली उसे बताती है कि जब मैं इस घर में आई तो यहाँ पहले से ही एक आत्मा मौजूद थी जो काफी गुस्से में थी और इन तीनों को परेशान कर रही थी। लेकिन मैं इन लोगों का खाती हूँ, इसीलिए मैंने इनको कई बार इशारे में समझाने की कोशिश की ताकि ये लोग समझ जाए कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये उल्टा मुझे ही गलत समझने लगे और मुझसे ही डरने लगे। तो इस तरह से उस तांत्रिक को बिल्ली के जरिए ये समझ में आ जाता है कि इस घर में सच में एक बुरी स्पिरिट मौजूद है। अब वो एक जगह पर ध्यान केंद्रित करके उस स्पिरिट को घर की अलग अलग जगहों पर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर शिवा के कमरे में रखी उस रहस्यमयी किताब पर पड़ती है जो उसने बीच में पढ़ना छोड़ दी थी। इसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये किताब कौन लाया था। तो इस पर शिवा उसे बताता है कि ये किताब मुझे मेरे एक कलीग ने दी थी। फिर उस किताब को देखकर तांत्रिक पल भर में समझ जाता है कि जरूर इन घटनाओं का इस किताब या इसके मालिक से कोई लेना देना है। तो इस तरह वो इस बारे में सोचने लगता है और फिर उस बुरी आत्मा से बचाने के लिए इन तीनों के गले में रुद्राक्ष की माला पहना देता है। इसके बाद वो कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा ताकि उस आत्मा पर नजर रख सकूं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है और किस लिए रुकी हुई है। अब इस बात के लिए ये तीनों राजी हो जाते हैं,
क्योंकि कैसे भी करके इन्हें भी उस स्पिरिट से दूर जाना था और चैन से जिंदगी जीनी थी। तो इस तरह इनके राजी होते ही वो तांत्रिक सबसे पहले इन्हें रुद्राक्ष की बनी हुई वो माला देता है और कहता है कि इसे उतारना नहीं और ये माला तुम्हारी रक्षा करेगी। और इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट के साथ घर के अंदर अपने रिचुअल्स करना शुरू कर देता है, जबकि ये तीनों रात होते ही अपने अपने कमरों में जाकर चैन से सोने लगते हैं। अब 1 से 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन इन दोनों को घर में कोई भी चीज अजीब नहीं लगती। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब सिंधिल और गौरी अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ वो स्पिरिट आ जाती है जो तकिया से ही गौरी का मुंह दबाने लगती है। अब इस बीच गौरी सिंधिल को कई बार आवाज लगाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और वो खर्राटे मारकर सोता रहता है। लेकिन तभी उस तांत्रिक को अंदाजा हो जाता है कि उन दोनों के रूम में कोई हलचल हो रही है, इसलिए वो फौरन अपनी असिस्टेंट के साथ उन दोनों के रूम में जाता है, जहां गौरी को मुसीबत में देखकर वो उसे बचाने की कोशिश करता है। और फिर जैसे ही वो स्पिरिट वहां से मूव होती है, तो वो तांत्रिक एकदम से सिंधिल पर चिल्लाने लगता है कि तुम कैसे आदमी हो जो इतनी गहरी नींद में सो रहे हो कि बीवी मुसीबत में है, तुम्हें आवाज दे रही है और फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सुनकर अब सिंधिल माफी मांगते हुए कहता है कि असल में हम लोग कई दिनों से सोए नहीं हैं, इसीलिए आज गहरी नींद आ गई, लेकिन आगे से मैं ख्याल रखूंगा। पर वो तांत्रिक कहता है कि आगे का कोई चांस नहीं है, ये स्पिरिट बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है, क्योंकि इस पर मेरी माला का भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मुझे फौरन ही अपने काम को शुरू करना होगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर कई रिचुअल्स करने होंगे। तो इस तरह से सुबह होने के बाद ये तांत्रिक और उसकी असिस्टेंट वो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए सारी तैयारियां करने लगते हैं। यहाँ हमें अंदाजा होता है कि ये तांत्रिक वाकई में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये एक साथ इतने रिचुअल्स को परफॉर्म करता है तो उस स्पिरिट को ना चाहते हुए भी उनके सामने आना पड़ता है। खैर, अब वो स्पिरिट उस तांत्रिक के सामने आकर कहती है कि तुम बीच में मत पढ़ो, मैं इन तीनों को नहीं छोड़ने वाली, मैं इनकी जान लेकर रहूंगी, लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं माने और इनकी मदद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर उस तांत्रिक को अंदाजा हो जाता है कि ये एंटिटी असल में इस घर में पहले से मौजूद नहीं थी, बल्कि ये इन तीनों के पीछे पड़ी है और किसी चीज का बदला लेना चाहती है। इसलिए वो पहले उस आत्मा को एक रिचुअल की मदद से वहाँ से भगा देता है और फिर इन तीनों से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या गलत किया है। अब ये तीनों कहते हैं कि हमने आज तक किसी के साथ कोई बेईमानी या ऐसा कोई काम नहीं किया है, बल्कि हम तो खुशी खुशी यहाँ पर आकर रह रहे हैं। हमारा बचपन मलेशिया में गुजरा और हम शुरू से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर हम वापस चले गए और शादी के बाद जॉब करने वापस यहाँ आ गए और इस बीच हमने कुछ भी गलत नहीं किया। वो तांत्रिक समझ जाता है कि इतनी बुरी कंडीशन में ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो पूछता है कि कुछ ऐसा याद करो जो तुम लोगों के साथ अपनी जिंदगी में हुआ हो, जो काफी अजीब हो, जैसे कोई चीज, कोई जगह, कोई आदमी, कुछ भी जो अजीब हुआ हो। तो इस तरह काफी सोचने के बाद ये तीनों उसको अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताने लगते हैं। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम सिंधिल, गौरी और शिवा को देखते हैं जो आपस में खेल रहे थे। तभी अचानक इनके पास वाणी नाम की एक बच्ची आकर भी खेलने लगती है, जो कि सुन और बोल नहीं सकती थी। फिर एक दिन वाणी किसी जगह बैठकर बहुत रो रही होती है और तभी ये तीनों वाणी के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वाणी उन्हें रोते हुए इशारा करके बताती है कि वो बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए बाकी सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी ये तीनों उससे कहते हैं कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम है ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए, आओ तुम हमारे साथ खेलो। तो इस तरह ये चारों साथ में खेलते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वाणी खेलने के लिए नहीं आती। अब इन तीनों को लगता है कि वो आज नहीं आई होगी, लेकिन जब एक एक करके काफी दिन गुजर जाते हैं तो इन तीनों को फिक्र होने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले वाणी को यहाँ पर नहीं देखा था। इसीलिए वो कहाँ से आई और कहाँ गई, ये चीज इनको परेशान करने लगती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इसीलिए अब ये तीनों गांव-गांव घूमकर वाणी की तलाश करने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी इन्हें वाणी कहीं नजर नहीं आती। लेकिन इसी बीच एक चीज इन्हें हैरान कर देती है कि गांव के किसी भी आदमी ने उस वाणी को इनके साथ खेलते नहीं देखा था, जबकि ये तीनों उसके साथ इतने दिनों से खेल रहे थे। गांव वाले यही कहते हैं कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो, हमने तो किसी वाणी को नहीं देखा। इस तरह अब ये तीनों शॉक हो जाते हैं और उस दिन के बाद से ना तो इन्हें वाणी कहीं नजर आती है और ना ही ये लोग उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। वेल, अब प्रेजेंट में वो तांत्रिक इनकी बातों से समझ जाता है कि ये किस्सा अभी का नहीं बल्कि काफी पुराना है। इसलिए वो किसी खास तरह की भस्म और आटे को मिलाकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए उसे अपने माथे पर रख लेता है और फिर अपनी शक्तियों से ये जानने की कोशिश करता है कि असल में इन लोगों का उस वाणी से क्या लेना देना है। तो इस विजन में सबसे पहले इस तांत्रिक को वही सीन नजर आता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था,
जहाँ एक आदमी बाइक ठीक करते वक्त जंगल में मारा गया था। अब ये नजर आते ही उसे शिवा की वो किताब याद आती है जिसमें ये कहानी सबसे पहले लिखी हुई थी। इस तरह वो पल भर में अंदाजा लगा लेता है कि ये किताब भी इसी मामले से जुड़ी हुई है। इसलिए अब ये किताब को ओपन करता है और उसमें वो पढ़ने की कोशिश करता है जो कि आम आदमी की नजरों से छुपा हुआ था। फिर यहाँ पर उसे कुछ हिडन पेपर्स दिखते हैं जिन पर एक अलग ही स्टोरी लिखी होती है। लेकिन इस बीच हम समझ पाते हैं कि वो स्टोरी असल में उस किताब में थी ही नहीं, बल्कि वो स्पिरिट उस स्टोरी को जानबूझकर तांत्रिक को शो कर रही थी ताकि वो हकीकत तक पहुंच सके। तो इस तरह अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जो इस स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ हमें एक रबर के एस्टेट को दिखाया जाता है जिसके आसपास रहने वाले लोग आए दिन गायब होते जा रहे थे। इसके बाद गांव के लोगों से लेकर पुलिस वाले तक उन गायब हुए लोगों को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब इस बीच उस एस्टेट के मालिक खुद पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाते हैं कि असल में ये काम वाणी नाम की एक लड़की का है जो कि नरभक्षी है और गांव के लोगों को मारकर अपना शिकार बना रही है। और अब अपने विजन में वो तांत्रिक देखता है कि जो 3 लोग उस एस्टेट के मालिक थे और पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर आए थे वो असल में सिंदिल, गौरी और शिवा ही थे जिन्होंने पिछले जन्म में ये काम किया था। तो इस तरह अब वो तांत्रिक अंदाजा लगाता है कि ये पूरा मामला इन तीनों के पिछले जन्म का है जो करीब 30 साल पहले की बात है। इसके बाद वो तांत्रिक फौरन अपने फोन का इस्तेमाल करके उस खबर को इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करता है और फिर इन सभी को ये खबर मिलती है जिसमें इन तीनों के साथ साथ उस वाणी की भी फोटो होती है। ये देखकर अब सभी के होश उड़ जाते हैं कि पिछले जन्म में ये तीनों ठीक वैसे ही दिखते थे जैसे कि आज दिखते हैं। खैर, अब वो तांत्रिक इनसे कहता है कि इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस रबर के एस्टेट पर जाना होगा क्योंकि वहीं जाकर हमें इसकी असली सच्चाई का पता चलेगा। अब ये तीनों पहले तो वहां जाने से मना करते हैं क्योंकि ये सब देखकर वो काफी डर गए थे, लेकिन वो तांत्रिक समझाता है कि अगर तुम लोग नहीं गए तो ये स्पिरिट तुम्हें यहीं पर मार डालेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऊपर से मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी शक्ल उन तीनों से मिलती है और उन तीनों ने वाणी के साथ कुछ किया होगा, इसलिए अब वाणी की स्पिरिट ही तुम तीनों के पीछे पड़ी है। तो अब हमारे पास वहाँ जाकर वाणी के बारे में पता करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस तरह से ये लोग दूसरे दिन ही उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ तांत्रिक तो अपनी बाइक पर होता है और बाकी लोग एक गाड़ी में। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही वो स्पिरिट इन तीनों की गाड़ी पर हमला कर देती है जैसे वो उन्हें वहाँ पर जाने से रोक रही हो। लेकिन अब गाड़ी में ऑलरेडी उस तांत्रिक की असिस्टेंट मौजूद होती है जिसे वो तांत्रिक कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर वो असिस्टेंट होली वाटर के जरिए उस स्पिरिट को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। तो इस तरह से फाइनली उस एंटिटी से लड़ते हुए ये सभी लोग उस एस्टेट तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद वो तांत्रिक इन तीनों से कहता है कि तुम तीनों की जान को यहाँ पर विशेष खतरा है क्योंकि अब तुम उसके इलाके में हो और यहाँ पर वो तुम्हें हंट करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो तांत्रिक पहले उस कार के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ा हुआ जल डालता है और उसके बाद उन तीनों को उस गाड़ी के अंदर रखकर खुद अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर पहरेदारी करता रहता है ताकि दोबारा वो स्पिरिट इन तीनों के पास ना आए। फिर सुबह होने के बाद वो तांत्रिक और उसकी असिस्टेंट आसपास के एरिया में जाकर 30 साल पहले की जो घटना हुई थी उसके बारे में पता करने लगते हैं। अब ऑलमोस्ट सभी लोग ये कहते हैं कि हमने तो कभी किसी वाणी नाम की लड़की के बारे में नहीं सुना, हम तो 10-15 साल पहले ही यहाँ पर आए हैं। तो इस बीच अचानक उस तांत्रिक की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद उसको कुछ पता होगा क्योंकि वो यहाँ पर लंबे अरसे से रह रही होगी। तो इस तरह उस औरत से पूछने पर वो औरत इन दोनों से कहती है कि 30 साल पहले क्या हुआ वो सब कुछ मुझे पता है। तो इस तरह से वो उस वक्त के बारे में बताती है और सीन यहाँ से 30 साल पहले शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि उस वक्त एक फैमिली इस रबर के एस्टेट को खरीदने के लिए यहाँ पर आई थी जो अपने साथ वाणी नाम की लड़की को लेकर आए थे जो गूंगी और बहरी थी। असल में वाणी उनके घर की नौकर की तरह थी जो उनके सारे काम करती थी जिसके बदले में उसको खाना पीना और रहना मिल जाता था। अब बहुत ही कम समय में वाणी ने सभी गांव वालों से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी क्योंकि उसका स्वभाव भी कुछ ऐसा था कि सभी उसकी मासूमियत को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते थे। लेकिन अचानक से उस एस्टेट में काम करने वाले कुछ लोग गायब होने लगे और कुछ दिनों के बाद उस एस्टेट के मालिक ने पता कर लिया कि इस सब के पीछे वही वाणी नाम की लड़की है, इसलिए उन्होंने वाणी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। लेकिन उसके बाद से आज तक कभी किसी ने वाणी को नहीं देखा। अब तांत्रिक पूछता है कि फिर उस एस्टेट के मालिकों का क्या हुआ, वो कहाँ हैं? तो वो औरत कहती है कि जब से वो वाणी गायब हुई तब से वो तीनों मालिक भी गायब हो गए और कभी देखने को नहीं मिले। ये सुनकर वो तांत्रिक वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो बूढ़ी औरत आगे कहती है कि जब गांव के लोग और वाणी गायब हुए थे
तभी से उस एस्टेट में एक सांप की बॉम्बी भी नजर आने लगी थी। लोगों का मानना है कि उस बॉम्बी में मौजूद सर्प देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो बताती है कि अब सभी गांव वाले वहां जाकर पूजा पाठ करते हैं और उन देवता को बहुत मानते हैं, क्योंकि जब से उनकी पूजा शुरू हुई तब से कोई आदमी गायब नहीं हुआ। इसके बाद वो तांत्रिक यही बातें बताने के लिए उन तीनों के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें आज रात ही ये पता करना होगा कि आखिरकार इस स्टेट में हो क्या रहा है। इस तरह अब रात होने के बाद वो इन तीनों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग कार से बाहर मत निकलना। और इस तरह से वो उस कार के पास एक शील्ड बनाकर वहां से अपनी असिस्टेंट के साथ उस स्टेट की तरफ निकल जाता है। वहां वो खासकर दो चीजों का पता करता है। एक तो ये कि वो स्पिरिट कहां से आ रही है और दूसरा वो सांप की बॉम्बी कहां है जिसकी लोग पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंदिल को टॉयलेट आने लगता है, जिसके लिए वो काफी देर तक तो वेट करता है, लेकिन जब उससे सहन नहीं होता तो वो इस बात को उस असिस्टेंट को बताता है और फिर डरते डरते वो अपने साथ उसे भी ले जाता है। लेकिन बेचारा करे तो क्या करे, अब उसका डर जितना बाहर आता है टॉयलेट उल्टा उतना ही अंदर चला जाता है। और इसी बीच अचानक वो स्पिरिट उस गाड़ी के पास आकर उसे पलट देती है, जिससे उसमें ब्लास्ट हो जाता है और गाड़ी में गौरी और शिवा होते हैं जो उस ब्लास्ट से लगी आग से किसी तरह से बचकर बाहर निकल आते हैं। और फिर इन सभी की चीखें सुनकर वो तांत्रिक फौरन उनके पास आ जाता है और उन्हें बहुत डांटता है कि मैंने तुम तीनों को एक छोटा सा काम सौंपा था कि चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, लेकिन तुम लोग शांति से वो भी नहीं कर पाए। तो इस तरह से अब ये लोग उस एस्टेट में घूमने लगते हैं ताकि वहाँ मौजूद सुरागों को ढूंढ सकें। और तभी इनको अचानक सांप का एक बिल नजर आता है, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि उसमें नाग देवता का निवास है। इसके बाद ये सभी उस बॉम्बी को प्रणाम करने लगते हैं और कहते हैं कि नाग देवता हमारी जान को बचा लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन इस बीच उस तांत्रिक को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो फौरन एक रॉड लेकर उस सांप की बॉम्बी को तोड़ देता है, जिसमें शॉकिंगली कोई भी सांप या उसका बिल नहीं होता। लेकिन जब वो लोग उसके अंदर ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी आदमी का कंकाल होता है जो देखने में काफी पुराना लग रहा था। उसे देखकर अब वो तांत्रिक उन तीनों से कहता है कि ये कोई सांप का बिल नहीं है, बल्कि इस एस्टेट में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सब की वजह यही कंकाल है। वो कहता है कि इसी में वो प्रेत आत्मा बसी है और यहाँ के लोग उल्टा इसकी ही पूजा कर रहे हैं, जिस वजह से उस आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ गई है। तो अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमारे सामने धीरे धीरे सारी सच्चाई आती है। हम देखते हैं कि 30 साल पहले सिंदिल, गौरी और शिवा के जैसे दिखने वाले 3 लोग इस एस्टेट को खरीदने के लिए यहाँ पर आए थे और ये लोग अपने साथ एक वाणी नाम की काम वाली लड़की को भी लेकर आए थे, जो कि गूंगी और बहरी थी। अब उसी गांव में पांडे नाम का एक आदमी भी होता है, जो असल में इसी तांत्रिक का पिछला जन्म होता है। तो एक दिन जब पांडे अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है, तभी उस रास्ते से सड़क के बीचों बीच वो वाणी भी होकर गुजरती रहती है और उसे रास्ते में देखकर पांडे अपनी बाइक का हॉर्न बजाता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। पर हॉर्न बजाने पर भी जब वाणी रास्ते से नहीं हटती तो पांडे अपनी बाइक से गिर पड़ता है, जिससे उसका एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो खड़े होते ही वाणी पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमको सुनाई नहीं देता क्या? आखिर सड़क के बीचों बीच कौन चलता है? तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन जब वाणी कोई जवाब नहीं देती तो पांडे को पता चलता है कि ये लड़की तो बोल ही नहीं सकती और बेचारी सुन भी नहीं सकती। इसलिए अब ये देखकर वो उल्टा वाणी को अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और फिर पांडे उसे प्यार भी करने लगता है। अब आगे हमें पता चलता है कि इस वाणी के तीनों मालिक यानी सिंदिल, गौरी और शिवा जैसे दिखने वाले वो तीनों लोग असली नरभक्षक होते हैं। इसलिए जो भी उनके एस्टेट में काम करने के लिए आता है, ये तीनों लोग उसको मारकर उनका शिकार करते रहते हैं। असल में इससे पहले ये तीनों किसी और जगह पर थे, लेकिन बाद में पुलिस से बचने के लिए ये लोग यहाँ पर आकर रहने लगे और किसी को इन पर शक ना हो इसलिए ये लोग वाणी को अपने साथ ले आए, जो इनका काम करती रहती और उसके व्यवहार की वजह से बाहर का कोई आदमी इन तीनों पर शक नहीं करता। इसी बीच एक दिन जब ये तीनों किसी को मारकर उसका गोश्त काट रहे होते हैं, तभी ये वाणी इस चीज को देख लेती है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताती और उस रात डरते डरते सो जाती है। और फिर सुबह होने के बाद जब वो उस एस्टेट से भागने वाली होती है, तभी उसी एस्टेट में काम करने वाला एक आदमी उल्टा उस वाणी को किडनैप कर लेता है
दरअसल बहुत पहले से इस आदमी की नजर वाणी पर थी। और दोस्तों, अब हम नोटिस कर पाते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मूवी की शुरुआत वाला आदमी था जिसको जंगल में उस स्पिरिट ने मार दिया था। ये आदमी वाणी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वाणी होश में आकर उस आदमी को भगाने लगती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इतने में वो तीनों उसके सामने आ जाते हैं, जिनको पता चल चुका था कि वाणी उनके बारे में जान चुकी है। इसीलिए ये तीनों फौरन उसके सर पर वार करके उसको बेहोश कर देते हैं और फिर उसके हाथ, पैर और मुंह बांध देते हैं। तभी गौरी जैसी दिखने वाली वो लड़की वाणी से कहती है कि तुमको चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए था और हमें ऐसी हालत में नहीं देखना चाहिए था। देखा, अब तुम बेवजह मारी जाओगी। तो इस तरह से जब ये तीनों उसको मारने ही वाले होते हैं, तभी अचानक पांडे वहां आकर उन तीनों से फाइट करने लगता है और बहुत ही मुश्किल से वाणी को लेकर अपनी बाइक से वहां से भागने लगता है। इसके बाद वो तीनों भी अपनी कार लेकर इन दोनों को फॉलो करने लगते हैं और आखिरकार इस चेजिंग के दौरान ये गौरी अपनी गन लेकर इन पर फायरिंग करने लगती है, जिस वजह से पांडे और वाणी नीचे गिर जाते हैं और बहुत जख्मी भी हो जाते हैं। और इस तरह ये दोनों उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, जहाँ गौरी इन दोनों को एक एक बुलेट मार देती है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके कहीं पर छुपकर पांडे वाणी से कहता है कि वाणी, तुम यहाँ से दूर चली जाओ और अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन वाणी उससे इशारों में कहती है कि नहीं, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब इसी हालत में पांडे वाणी को प्रपोज करता है और उसे अपने प्यार का वास्ता देते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद आखिर में वाणी वहाँ से जाने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। इसके बाद वो तीनों पांडे के पास आकर उसे जान से मार देते हैं और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी गाड़ी की डिग्गी में उसे रखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बेचारी वाणी ये सब चीजें दूर से देख रही होती है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाती। इस बीच वो गौरी जैसी दिखने वाली लेडी कहती है कि उस वाणी को भी बुलेट लगी है, इसलिए वो कितनी दूर भागेगी, आखिर में वो भी मारी जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो बेचारी रात होने तक उसी एस्टेट में तड़पती रहती है, क्योंकि उस गोली का जहर धीरे धीरे उसके अंदर असर करने लगता है। लेकिन तभी एक स्वामी जी उसके पास आकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा भी एक टाइम आएगा और तुम इन तीनों से बदला ले पाओगी। और इस तरह से वो वहाँ की मिट्टी से एक छोटी सी कब्र बनाने लगता है और धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही वाणी की समाधि को स्थापित कर देता है, जिसे लोग सांप की बाम्बी समझ रहे थे। फिर दूसरी तरफ वो तीनों नरभक्षक वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि सबूतों के आधार पर पुलिस यहाँ भी उन तक पहुँच जाएगी। इसलिए अब वहाँ पर जो काम करने वाला आदमी होता है, ये लोग उससे कहकर जाते हैं कि अगर पुलिस वाले यहाँ पर आए तो तुम उनको यही बोलना कि जो भी लोग एस्टेट में मिसिंग हो रहे थे, उनकी वजह वो लड़की वाणी है, जो कि एक नरभक्षी है। इसलिए उसके डर की वजह से मालिक लोग भी इस एस्टेट से जा चुके हैं। और इस तरह से ये तीनों उसको समझाकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी सारे गाँव में यही रूमर फैला देता है, जैसा कि उस बुढ़िया ने भी तांत्रिक को बताया था। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी दूर जाने के बाद उन तीनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। अब प्रेजेंट डे पर उस वाणी की आत्मा सिंदिल, गौरी और शिवा को मारने की कोशिश करती है, जबकि वो पांडे यानी तांत्रिक उसको कंट्रोल करते हुए समझाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, उन तीनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसका बदला लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तीनों मासूम हैं, इनका तो बस चेहरा उन तीनों से मिलता जुलता है, जबकि तुम्हारे गुनहगार तो कब के मर चुके हैं। इसलिए तुम इन तीनों को छोड़ दो, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगा। तो इस तरह से वाणी की स्पिरिट इस चीज को समझ जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उसको मोक्ष दिलवा देता है और इन तीनों की जान को बचा लेता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी कुछ दिनों के बाद उस तांत्रिक को किसी की साइड से एक कॉल आता है, जिसके घर में कोई दिक्कत थी। इसलिए जैसे ही वो उस घर में आता है तो उसे पता चलता है कि घर की किसी लड़की पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। लेकिन जैसे ही वो लड़की तांत्रिक को देखती है तो उससे कहती है, पांडे तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और उस लड़की को देखकर तांत्रिक के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल इस जन्म में हूबहू वाणी जैसी थी, जिसके अंदर अब पिछले जन्म वाली वाणी की आत्मा ने घर कर लिया था। और इसी अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि भाई ये काम आप लोग अक्सर करना भूल जाते हैं। वहीं जो लोग कोरियाई ड्रामा के फैंस हैं, वो मेरे आई एक्सप्लेन कोरियन ड्रामा चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।